की भला क्यों हुई? जब जनता ने मौका दिया है तो केजरीवाल को नायक फिल्म के नायक की तरह कुछ दिनों के लिए ही सही राज करने का साहस दिखाना चाहिए। कम से कम बिजली पानी जैसी समस्याओं के वायदे तो पूरे करे। यह काम मुश्किल नहीं है। बिजली की रेट को घटाने का आदेश तुरंत मुमकिन है। ध्यान रहे, बिजली पानी के मामले में भाजपा ने भी आप वाला स्टैंड लिया हुआ है। जनता से वायदा किया हुआ है, वह भी समर्थन देगी। मगर आप पार्टी ने अपने आप को दोनों पार्टियों से अधिक नैतिकवादी, सच्चरित्र और सुपर हीरो माना है। आपने अपने अंदाज में राजनीति की ठानी हुई है। केजरीवाल को डर है कि यदि मुख्यमंत्री बने तो उनकी मुट्ठी खुलेगी और वह कहीं खाक की साबित नहीं हो। उन्हें सत्ता की कोठरी में काले होने और फेल होने के दोनों डर है। तब फिर वे राजनीति में क्यों आए? जनता से वायदा करके वोट क्यों मांगा? सो अपने को लगता है कि केजरीवाल एंड पार्टी मन ही मन घबराई हुई है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। दिल्ली में इलेक्शन हार चुके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने शीला दीक्षित को हार जीत का नया पैमाना तय किया है। वो अपनी शिकस्त का तजिया इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि उनको शीला दीक्षित से कितना ज्यादा वोट आया या फिर वो शीला दीक्षित के मुकाबले कितने कम वोट से हारे हैं। इसी बुनियाद पर हारे हुए उम्मीदवारों ने कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी को भी अपनी रिपोर्ट दी है। जुमेरात को कांग्रेस के हारे हुए करीब 50 उम्मीदवारों ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इसमें से ज्यादातर तीसरे नंबर पर रहे थे। राहुल ने एक एक करके उनसे हारने और तीसरे नंबर पर रहने का सबब पूछा, तो सबब बताने के बजाय हारे हुए उम्मीदवारों ने बताया कि उनको शीला दीक्षित के मुकाबले कितने वोट ज्यादा आए या वो कितने कम वोट से हारे हैं। वाज़ेह रहे कि शीला दीक्षित को 20,000 से कम वोट मिले हैं और वो 26,000 वोट से हारी थी। चुनांचा 20,000 से ज्यादा वोट लेने वाले और 26,000 से कम वोट से हारे हुए हर उम्मीदवार ने अपने आप को उनसे बेहतर बता रहे थे। बाद में कुछ उम्मीदवारों ने कहा कि कांग्रेस आला क़यादत ने शीला दीक्षित को 15 साल तक दिल्ली का वजीर आला बनाए रखा और इलेक्शन हारने के बाद भी उनकी तारीफ की। इसलिए उन्होंने भी बता दिया कि उनकी परफॉर्मेंस शीला दीक्षित से बेहतर थी। इसी तरह सबने अपनी सीटों की दोबारा दावेदारी भी कर दी है। दिल्ली में शीला दीक्षित की क़यादत पे कांग्रेस का भट्टा बैठा और मध्य प्रदेश में बिना लाग लपेट के लीड चांद ने कहा कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह और उनके करीबी लीड चांद के दाखिली खलफशार की वजह से कांग्रेस शिकस्त से दो-चार हुई। कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट सत्यव्रत चतुर्वेदी ने खुलकर दिग्विजय सिंह पर इल्जाम आयद किए। बताया जा रहा है कि सोनिया और राहुल गांधी के पास एक रिपोर्ट पहुंची है जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और उनके करीबियों ने करीब 70 बाकी उम्मीदवार खड़े करवाए थे। बावजूद इसके कांग्रेस आला क़यादत के पास शीला दीक्षित और दिग्विजय सिंह का जलवा बरकरार है। शीला दीक्षित ने इंतखाबी नतीजों के फौरन बाद कहा कि कांग्रेस से उनको मदद नहीं मिली थी। इसके बाद आनन फानन में रियासती सदर जयप्रकाश अग्रवाल का इस्तीफा हुआ और उनकी जगह शीला की पसंद के अरविंदर सिंह लवली को रियासत की क़यादत सौंप दी गई। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 6 महीना कबल सदर बनाए गए चरणदास महंत की छुट्टी हुई तो अजीत जोगी के सख्त मुखालिफ और दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी रहे भूपेश बघेल को क़यादत सौंप दी गई। बघेल मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह हुकूमत में वजीर थे और तकसीम के बाद छत्तीसगढ़ की हुकूमत में भी दिग्विजय सिंह के सबब ही जोगी की हुकूमत में जगह मिली थी। तज्जियाकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश में भी उनकी पसंद का ही सदर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के आला लीचान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अगले लोकसभा इलेक्शन तक पार्टी में इत्तेहाद बनाए रखने की बड़ी फिक्र सता रही है। हर जगह पार्टी में दाखिली खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। चुनांचा आरएसएस की जानिब से बीजेपी लीचान को कहा गया है कि वो इलेक्शन तक अपने तमाम इख्तलाफात को दरकिनार करें और मिलजुल कर काम करें। बताया जा रहा है कि जिन रियासतों में हाल में इंतखाबात हुए हैं उनमें से 3 रियासतों से खींचतान की खबरें हैं। मध्य प्रदेश में इम्तिहान बोर्ड के घोटाले की जांच कर रही एसटीएफ की जानिब से मामले में उमा भारती का नाम शामिल करने और फिर हटाने की खबरों को शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती के बीच चल रहे सर्द जंग से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी तरह दिल्ली में रियासती सदर विजय गोयल को सफाई देनी पड़ी है कि पार्टी में आला सतह पर तनाजा नहीं है
और डॉक्टर हर्षवर्धन ही पार्टी के वजीर आला के ओहदे के दावेदार हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि अंदर खाने हर्षवर्धन को काटने की मुहिम चल रही है। राजस्थान में भी कई रहनुमा गिरोहबंदी शुरू होने का खतरा जाहिर कर रहे हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी पार्टी के रहनुमा कई गिरोहों में तकसीम हैं। तभी संघ और बीजेपी के आला रहनुमा इत्तेहाद पर जोर दे रहे हैं। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। बीजेपी वजारत उज़्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में विजय शंखनाद किया। इस बार उनकी रैली पूर्वांचल के वाराणसी में थी। वाराणसी के खजूरी गांव में एक बड़ी रैली को खिताब करते हुए मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरे मुल्क में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की लहर चल रही है। मोदी ने कहा कि उन्होंने इससे पहले मुल्क में ऐसा माहौल कभी भी नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि इस बार लीडरान और पार्टियों से ज्यादा आम लोग इलेक्शन को लेकर जोश से शर्मसार हैं। उन्होंने सोनिया और राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क की गरीबी, महंगाई सबके लिए सिर्फ एक ही खानदान जिम्मेदार है। राहुल का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि एक रहनुमा कहते हैं कि गरीबी सिर्फ जहनी सोच है। मोदी ने अपने खिताब का आगाज करते हुए कहा कि वो सोमनाथ की नगरी से बाबा विश्वनाथ की नगरी में आए हैं। उन्होंने वाराणसी में बहने वाली गंगा की गंदगी का इशू भी उठाया और लोगों से कहा कि वो एक दिन के लिए गुजरात आकर साबरमती को देखें, जो 10 साल पहले एक नाले में तब्दील हो गई थी। मोदी ने वाराणसी के बुनकरों को सूरज की हथकरघा मिलों में काम करने वालों से जोड़ा और कहा कि बनारस की साड़ी मुल्क की इज्जत ढकने के काम भी आ सकती है। हिंदुस्तानी सफारतकार देवयानी खोबरा कड़े की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ वीजा फर्जीवाड़े का मामला चलाने के मसले पर अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच कशीदगी बढ़ गई है। अमेरिका ने देवयानी के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी वजारत खारजा की तर्जमान मैरी हर्फ ने कहा है कि जिस तरह के इल्जामात लगे हैं उनको अमेरिका बहुत संजीदगी से लेता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के सफारतकारों को इस बारे में हर साल बताया जाता है कि उनके साथ काम करने वाले मुलाजमीन के तय उनकी क्या जिम्मेदारी है। हर्फ का ये बयान वजारत खारजा की सीनियर अफसर वेंडी सरमर और हिंदुस्तान के खारजा सेक्रेटरी सुजाता सिंह के बीच हुई बातचीत के थोड़ी ही देर बाद आया। बताया जा रहा है कि सरमन और सुजाता सिंह की बातचीत में मामले को नर्म बनाए जाने के मसले पर बातचीत हुई। हम जिन्स परस्ती को जुर्म बनाने वाले अदालत उज़्मा के फैसले के खिलाफ मरकजी हुकूमत ने असरे नौ गौर किए जाने की अर्जी दाखिल की है। हुकूमत की अर्जी में कहा गया है कि यह फैसला ठीक नहीं है और ये लोगों की आजादी और बराबरी के अख्तियारात के उसूल के खिलाफ है। मरकजी वजीर कानून कपिल सिब्बल ने असरे नौ गौर की अर्जी दायर होने के बाद ट्वीट करके कहा कि हुकूमत ने दफा 377 पर असरे नौ गौर किए जाने से मुतालिक अर्जी दाखिल की है और उम्मीद जाहिर की है कि लोगों के पसंद के अख्तियारात की जीत होगी। हुकूमत चाहती है कि अदालत उज़्मा में इस मसले पर खुली समाअत हो। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से मुत्तफिक थी और इसलिए उसके फैसले को चैलेंज नहीं किया गया था। हाई कोर्ट ने हम जिन्स परस्ती को जुर्म मानने वाली दफा 377 को खत्म करने का फैसला दिया था, लेकिन अदालत उज़्मा ने 11 दिसंबर को दिए एक अहम फैसले में हाई कोर्ट के फैसले को तब्दील कर दिया। बीजेपी के सीनियर और राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अरुण जेटली ने हम जिन्स परस्ती के मसले पर पार्टी की राय से अलग राय रखी है। उन्होंने कहा है कि दफा 377 का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, यह भी खुला हुआ है। उन्होंने फिक्की के लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में कहा कि अदालत उज़्मा के फैसलों को देखे तो साफ है कि अभी बहस खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आगे बढ़े और कोई रास्ता निकाले। हालांकि उनकी पार्टी के ज्यादातर रहनुमा हम जिन्स परस्ती को जुर्म मानने वाले अदालत उज़्मा के फैसले की हिमायत कर चुके हैं। पार्टी सदर राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम जिन्स परस्ती गैर अखलाकी है और इसलिए अदालत उज़्मा का हुक्म सही है। तमिलनाडु के साबिक वजीर आला और डीएम के सरबराह करुणानिधि ने भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद के इम्कानात से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था उसे तोड़ मरोड़ कर शाये किया गया है। करुणानिधि ने कहा है कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद की कोई भी बात नहीं हुई है और आगे भी ऐसी कोई बात नहीं होगी। बीजेपी पहले ही डीएम के इत्तेहाद के इम्कानात से इनकार कर चुकी है। करुणानिधि के हवाले से खबर सामने आई थी कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत अच्छे शख्स हैं और उन्होंने अपनी इंतजामी सलाहियत को साबित किया है। लेकिन आज करुणानिधि ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
महाराष्ट्र हुकूमत ने एक अनोखे वाकये में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की जांच के लिए बनाए गए अदालती कमीशन की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में साबिक वजीर आला अशोक चौहान के खिलाफ कुछ सख्त बातें कही गई हैं और कहा गया है कि कई अफसरान, लीडरान वगैरह ने गैर कानूनी तरीके से अपने रिश्तेदारों के नाम पर इस सोसाइटी में फ्लैट खरीदे थे। इसी वजह से बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र हुकूमत ने कैबिनेट की मीटिंग में इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इसके बाद इसे असेंबली में रखा गया, लेकिन अपोजिशन ने हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट खारिज किए जाने की मुखालफत करते हुए ऐवान का वॉकआउट किया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। हैदराबाद की तालिबात का शानदार तख्लीकी मुजाहरा, यूनिवर्सिटी की सतह पर खुद को मनवाया, खवातीन की हिफाजत के लिए बनाया अनोखा ब्रेसलेट और नाकारा अशिया से बनाया खूबसूरत लैम्प। देखिए खुसूसी रिपोर्ट इतवार शाम 6:30 बजे दक्कननामे में और 7:30 बजे खास बात में। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। हैदराबाद की तालिबात का शानदार तख्लीकी मुजाहरा, यूनिवर्सिटी की सतह पर खुद को मनवाया, खवातीन की हिफाजत के लिए बनाया अनोखा ब्रेसलेट और नाकारा अशिया से बनाया खूबसूरत लैम्प। देखिए खुसूसी रिपोर्ट इतवार शाम 6:30 बजे दक्कननामे में और 7:30 बजे खास बात में। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। वैसे तो बाया महाज जमातें अपने ही गढ़ में कमजोर हुई हैं, लेकिन बिहार में उनका मुतालबा बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि बिहार की दोनों इलाकाई पार्टियां आरजेडी और जदयू बाया महाज जमातों के साथ अलायंस की बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरजेडी और सीपीआई एमएल के बीच सीटों के तालमेल की बातचीत चल रही है। कांग्रेस और लोजपा के साथ इत्तेहाद में आरजेडी को जो सीटें मिलेंगी, उसमें से वो 1 या 2 सीट जुनूबी बिहार के इलाके में सीपीआई एमएल के लिए छोड़ सकती है। ये भी खबरें हैं कि अगर आरजेडी ने 4 पार्टियों का इत्तेहाद बनाया तो हो सकता है कि सीपीआई और सीपीएम बरसरे इख्तिदार जदयू के साथ जाएं। ऐसे में जदयू भी सीपीआई के लिए शुमाली बिहार और खासकर सीपीआई के पुराने शेर असर इलाकों में 1 या 2 सीट छोड़ सकती है।
कांग्रेस पार्टी में इंतखाबात से कबल इत्तेहाद की बातचीत अगले महीने शुरू होगी। गैर रस्मी तौर से राहुल गांधी ने कई लीड चांस से बातचीत की है और वो रियासतों के अपने लीड चांस से इत्तेहाद के हामियों के बारे में फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन अभी बाज़ाब्ता बातचीत नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि कम से कम 10 रियासतों में कांग्रेस आला क़यादत की जानिब से इत्तेहाद की हरी झंडी दे दी गई है। महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ, उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ, झारखंड में झामुमो के साथ, केरल में मुस्लिम लीग और केरल कांग्रेस और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का पहले से ही इत्तेहाद है। इनके अलावा तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का इत्तेहाद था जो अब खत्म हो गया है। चुनांचा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और असम इत्तेहाद के लिए नए सिरे से बातचीत होगी। बिहार में आरजेडी, असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, तमिलनाडु में डीएमडीके और आंध्र प्रदेश में टीआरएस से इत्तेहाद होगा। इस समय सर्वाधिक हवा केजरीवाल एंड पार्टी में भरी जा रही है। आप अपने आप को नरेंद्र मोदी को रोक सकने वाली ताकत मानने लगी है। केजरीवाल एंड पार्टी का सपना देश भर की गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई जमात की रहनुमाई का है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। अरविंद केजरीवाल फैसला नहीं कर पा रहे हैं। टेलीविजन चैनल और मीडिया हाउस मुल्क और दुनिया की मशहूर सर्वे एजेंसियों से सर्वे करवाकर नतीजे बता रही हैं कि दिल्ली की आवाम चाहती है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हुकूमत साजी करे। लगभग तमाम ही सर्वे का यही नतीजा अख्ज़ किया गया है, लेकिन केजरीवाल कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। वैसे उन्होंने कहा है कि वो पीर को फैसला करेंगे, लेकिन तब भी उनके लिए फैसला करना आसान नहीं होगा। उनका खुद का मानना है कि हुकूमत साजी के लिए जो सर्वे हो रहा है उसमें गड़बड़ियां हो सकती हैं। दिल्ली में डॉक्टर हर्षवर्धन को छोड़कर शायद ही कोई रुकने असेंबली होगा जो अभी इलेक्शन चाहता है। इसलिए इलेक्शन नहीं चाहने वाले तमाम असेंबली अरकान और उनके हामी एसएमएस करके आम आदमी पार्टी को हुकूमत साजी के लिए हौसला दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सोच वाज़ेह नहीं की है, लेकिन दिल्ली के लोगों से रेफरेंडम कराने का जो नाटक चल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि वो हुकूमत साजी चाहते हैं और अपने इस फैसले को इंसाफ पर मबनी करार देने के लिए रेफरेंडम के नतीजे का सहारा लेना चाहते हैं। ऐसा मानने की वजह ये भी है कि अगर उनको हुकूमत बनाने से इनकार करना है तो उसके लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। वो सबसे बड़ी पार्टी नहीं है और अक्सरियत से काफी दूर है। उन्होंने पहले कहा हुआ है कि वो बीजेपी या कांग्रेस दोनों को एक बराबर बदुनमान और अवाम मुखालिफ पार्टी तस्वुर करते हैं। इसलिए वो कह सकते थे कि वो कांग्रेस की हिमायत से हुकूमत साजी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अपने आप दोबारा इलेक्शन का रास्ता साफ हो जाता, लेकिन हुकूमत नहीं बनाने के फैसले के कई खतरात भी हैं, क्योंकि तब असेंबली तहलील रहेगी और लोकसभा के साथ इलेक्शन होंगे। ऐसे में मुमकिन है कि दोबारा इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे उनके असेंबली अरकान दूसरी पार्टियों की जानिब रुख करें। पार्टी में तकसीम के खतरे के अलावा एक खतरा ये भी है कि अगर लोकसभा के साथ इलेक्शन हुआ तो वह बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी की लहर में होगा। केजरीवाल के काफी हामी मोदी की भी हिमायत करते हैं। दोनों इलेक्शन साथ होंगे तो एक बूथ पर 2 ईवीएम रखे होंगे। ऐसे में ये मुश्किल है कि वोटर एक ईवीएम में बीजेपी को वोट दे और दूसरे में आम आदमी पार्टी को। इसी फिक्र के सबब भी हो सकता है कि उन्होंने हुकूमत साजी के बारे में सोचा हो। ताहम हुकूमत साजी के दूसरे खतरात भी हैं। उन्होंने ऐसे वादे कर लिए हैं जिनको पूरा करना लगभग नामुमकिन सा है। मिसाल के तौर पर उन्होंने 500 स्कूलों की बात की है, लेकिन दिल्ली हुकूमत के पास अपनी जमीन ही नहीं है। जब तक उनको डीडीए, एनडीएमसी या एमसीडी से जमीन नहीं मिलती है, स्कूल नहीं खुल सकते हैं। ऐसे ही बिजली की कीमतें 50% कम करने, 700 लीटर पानी मुफ्त में फराहम कराने, सभी गैर मंजूर शुदा कॉलोनियों को मंजूरी देने, ऐसे कई वादे हैं जिनको पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में बंद मुट्ठी खुल जाने का खतरा लाहक है। दूसरा खतरा कांग्रेस के साथ जाने का भी है। फिर बीजेपी को ये कहने का मौका मिलेगा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है और उसका मकसद कांग्रेस मुखालिफ वोटों की तकसीम करके बीजेपी को रोकना है। मुल्क भर में कांग्रेस मुखालिफ लहर का खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद केजरीवाल की पार्टी पर चर्चा करेंगे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना
9 PM खबरनामा। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। आप पार्टी आम आदमी की पार्टी ही बनकर रहे, सत्ता में बैठकर जनता का भला नहीं करे, जिम्मेवारियों से भागे, यह एक बहुत बेहुदा स्थिति है। सवाल है इसके पीछे आखिर क्या मानसिकता है और क्या राजनीतिक हिसाब है? क्यों दिल्ली में सरकार बनाने पर केजरीवाल इतने दुविधा में रहे? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है। विनोद जी, चुनाव नतीजों के बाद से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल और उनकी आप पार्टी ने जो राजनीति की है या जो कुछ जैसा कुछ उनका व्यवहार रहा, उस सब का आप क्या राजनीतिक अर्थ निकालते हैं? आखिर वो किस उलझन में, किस तरह की उनकी रणनीति है? देखिए, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के पास इस देश में जो बीमारियां हैं उनका अच्छा ब्यौरा है, वो उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और मैं समझता हूं और पॉलिटिकल पार्टीज उनसे सीखना चाहिए कि जिस तरह से वो बात करते हैं लोगों की मुश्किलात की। लेकिन उसका जो मेडिकेशन उनके पास है, दवाइयां जो बेचते हैं उसके साथ, मैं समझता हूं उस पे एक राय नहीं बन सकती। और उन्होंने शुरू से कहा था कि भाई हम ना बीजेपी ना कांग्रेस, किसी से कुछ लेना देना नहीं होगा हमारा। लेकिन जब बीजेपी ने मना कर दिया कि हम तो बना नहीं सकते सरकार, क्योंकि उनको समर्थन ना आपसे मिलेगा ना कांग्रेस से, और कांग्रेस ने यूनिलैटरली ये बोल दिया कि हम समर्थन कर रहे हैं अनकंडीशनली आम आदमी पार्टी का, तो एक तरह से वो शिशोपंज में फंस गए। और उस शिशोपंज से निकलने के लिए उन्होंने कहा है कि अब हम फिर जनता के पास वापस जाएंगे। तो ये जो इनका सर्वे है, इसकी साइंटिफिक बेसिस क्या होगी? ये कैसे पता चलेगा कि ये वही लोग इसमें बात कर रहे हैं जिन लोगों ने इनको वोट डाला था? नहीं, या भाजपा के भी बहुत से लोग आ जाएंगे, या जो 70 MLA हैं वो रिग कर देंगे इस पोलिंग को, ये इस फेवर में कि भाई आप राज करो। क्योंकि 70 MLA जो है उनमें से 28 अगर इनके मान भी लिया जाए कि सारे के सारे नहीं चाहते, तो मेजोरिटी तो अभी चाहती है ना कि भाई हाउस बना रहे और सरकार बने। नहीं, लेकिन ये इनके इससे पीछे ये नहीं लगता है कि क्योंकि आम आदमी कुल मिलाकर आम आदमी के बीच में ही जाके राजनीति करके उससे फैसले या उसको आगे करके अपनी पूरी राजनीति करके अपना प्रोफाइल बनाए रखना चाहती है। वो चरित्र जो आम आदमी वाला है उसी को बनाए रखते हुए राजनीति कर रही है। देखिए, चरित्र तो आम आदमी का, तो इन्होंने कोशिश की कि आम आदमी की पार्टी है और आम आदमी के समर्थन से जीती है और आम आदमी को जितवाया है, इसलिए हर फैसले में आम आदमी की भागीदारी रखे। हाँ, तो ये डुएबल या प्रैक्टिकल है क्या? ये तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनसे थोड़ा सा जुदा सा लग रहा है मुझको, क्योंकि वहां पर जनता जो है अपना मैंडेट देती है और कहती है कि जिन स्लोगन्स पे आप हमारे पास आए थे उस तरह से राज करो। अब ये जब कर लेंगे, जब ये सर्वे कर लेंगे, तो उसमें मैं सवाल उठा रहा हूं कि सर्वे की जो औचित्य क्या है और एक इसकी साइंटिफिक बेसिस क्या होगी, और इसमें जो रिजल्ट निकलेगा इसकी जरूरत तक ठीक होगा। इसकी जरूरत क्या है? ये बुनियादी बात। देखो यार, उनको एक्सक्यूज चाहिए। एक्सक्यूज इसलिए क्योंकि दवाई नहीं है उनके पास, दवा नहीं है, इलाज वाला नहीं है। क्योंकि जो कुछ एक उन्होंने जो वादे किए हैं वो इम्प्रैक्टिकल लगते हैं, वो लगता नहीं कि वो पूरे कर पाएंगे। और देखिए, सकुचा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। देखिए, आजकल की दुनिया में दो चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। एक तो वेजिंग पीस, इट इज इजियर टू वेज मोर देन पीस। उसी तरह से इट इज इजियर टू एजिटेट देन टू एडमिनिस्टर। तो एडमिनिस्ट्रेशन
मुश्किल है, एजिटेशन आसान है। मतलब तो मुश्किल काम में जाने से पहले और कम मेजोरिटी बिना मेजोरिटी के जाने से पहले वो जनता से उसका एक उस पर ठप्पा लगवाना चाहते हैं। और कल को अगर नई भी सरकार बनाते तो कहेंगे जनता ने कहा नहीं बनाओ। तो उसके बाद उन पर जो आरोप लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, वो आरोप शायद कम होगा उनके नजर में। नहीं, लेकिन विनोद जी जो एजेंडा है या जो 18 शर्तें हैं उसमें 16 जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक आदेश के जरिए भी वो फैसले करके कर सकते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? बिजली और पानी और ये सस्ता जो कि वायदा है, इसको पूरा करने में उनको क्या दुविधा हो सकती अब है ना प्रॉब्लम्स उसमें। तो उन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्होंने एक तरीका ढूंढा है। अब तरीके से आप इत्तेफाक रख सकते हैं, आप ये कह सकते हैं गलत तरीका है, लेकिन तरीका उन्होंने ढूंढा है और उस पर जरूर से ज्यादा आप सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल को अब एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपने कर्तव्य दिखाने चाहिए। एजिटेशन में तो दिखा दिए उन्होंने। नहीं, लेकिन लोगों ने जिस तरह मीडिया हाइप बनी या तमाम तरह की बात हुई, उससे उन्हें ये लगता है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अब नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए अब उनका कैनवास और उनकी जो प्राथमिकता है वो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने की हो गई है। इसलिए वो इस बला को टालना चाहते हैं। बीजेपी ने ऑपरेशन कमल क्यों नहीं किया जो कर्नाटक में किया था? वो 2014 को देख के। कांग्रेस ने क्यों यूनिलैटरली समर्थन दिया है 2014 को देख के? तो अगर वो 2014 को देख के कुछ काम कर रहे हैं, सरकार इसलिए दिल्ली में किसी को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। इसलिए दिल्ली में सरकार नहीं बनाने की उनकी रणनीति हो सकता है। ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो सरकार बना दें और कुछ अच्छे शुरू में अच्छे काम करें, क्योंकि 4 महीनों में तो उनकी सरकार की साख गिरने वाली नहीं है। उसके लिए लंबा समय चाहिए होगा, कम से कम 1 साल तो चाहिए होगा। तो मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जिसपे उन पे ये इल्जाम न लगे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। और अगर सरकार बना लेते हैं तो ये इल्जाम न लगे कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया उन पार्टीज के साथ जिन पार्टी के खिलाफ वो इलेक्शन लड़े थे। नहीं, अभी तक उन्होंने जो राजनीति की है, जिस तरह के तेवर, जिस तरह का जो अंदाज अदा किया, उसका आपके अनुसार भाजपा, कांग्रेस या बाकी जो पुरानी स्थापित पार्टियां हैं उस पर असर किस तरह का देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहला असर तो हमने पार्लियामेंट में देख लिया। देखिए, वो जो ये उस पर सीधा श्रेय केजरीवाल को नहीं जाता है, लेकिन पार्लियामेंट ने लोकपाल बिल पास कर दिया। दूसरा, ये 2014 ये जो अभी असेंबली है, इसमें क्या बीजेपी को बहुमत पाने में कोई कठिनाई होती? अगर अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी लगाती वो, जो उसकी टेक्नोलॉजी हमने कर्नाटक में देखी है, तो मैं समझता हूं कि वो बड़ी आसानी से कांग्रेस पार्टी तोड़ सकती थी या इनकी तरफ से कोई एमएलए खींच सकती थी। वो नहीं हुआ और आपको अपने हाल पे छोड़ा हुआ है कि भाई करो जो करता है। भाई ये अपने आप में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कहा कि हमारे पास समर्थन नहीं है, हमारे पास नंबर्स नहीं होंगे। तो बीजेपी ने तो अपनी कन्नी काट ली, हालांकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो। कोशिश भी नहीं की उसने। विनोद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यही खत्म होता है। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि 35 से हम 28 आए हैं। बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं ऑर्किड रेसिडेंसी वेयर लाइफ कम्स अलाइव। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, आलमी मंजर में आपका